हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टूडियो। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेंसेस के बारे में पढ़ा था कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग क्या डालेंगे? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक एक स्थिति को देख लेते हैं, उसके बाद उसका किस तरीके से आरेख खींचता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पहले दिया गया है देखो क्रम संख्या नंबर 1, फिर बिंब की स्थिति मतलब वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का अपेक्षिक आकार, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा, वस्तु मेरी कहाँ रखी है? अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा जाके? F2 पर। और प्रतिबिंब क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा, मतलब प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। ठीक, और उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा? आभासी और उल्टा होगा। ठीक, देख लेते हैं किस तरीके से इसका किरण आरेख खींचता है। ये रहा, ये है किरण आरेख। ठीक है, कोई वस्तु अनंत पे इस तरफ यहाँ कहीं रखी हुई है, उससे सीधी किरणें आ रही हैं, प्रकाश किरणें आती हैं, लेंस से टकराने के बाद में सीधे F2 पर आ जाती हैं। सारी किरणें कहाँ आती हैं? F2 पर आती हैं। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कि F2 पर बनता है। F2 पर चूँकि किरणें बिल्कुल मुख्य अक्ष पर, इसलिए प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, नगण्य के बराबर होगा और आभासी होगा। चूँकि किरणें बाहर की ओर निकल के आ रही हैं, इसलिए कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, इस तरीके से आरेख खींच जाता है। दूसरी स्थिति देख लेते हैं क्या है। दूसरी स्थिति में दिया गया है कि वस्तु 2F1 से परे, मतलब अनंत और 2F1 के बीच में जब वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा F2 द्वितीय फोकस और 2F2 के बीच। द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के 2 गुने के बीच में बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? छोटा होगा, उतना छोटा नहीं जितना अनंत पे था, लेकिन उससे बड़ा होगा, लेकिन अन्य की तुलना में छोटा होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। ये मैंने कोई वस्तु रख दी AB, 2F1 ये रहा, इसके बाहर अनंत और 2F1 के बीच में रखी हुई AB वस्तु। यहाँ से प्रकाश किरण चली, इस तरीके से टकराई, टकराने के बाद में F2 से होकर इस तरीके से बाहर निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश के केंद्र से होते हुए इस तरीके से निकली, ये कहाँ पे आ गई? ये प्रतिबिंब इसका बन गया A-B'। ये क्या बना? प्रतिबिंब इसका बना। देखो, ये ऊपर की ओर था, ये नीचे की ओर है, इसलिए क्या है? उल्टा है और इससे छोटा है। और है कहाँ? F2, ये F2 है और ये 2F2 है, इसके बीच में। ठीक, इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, चलते हैं थर्ड स्थिति देख लेते हैं क्या है। थर्ड स्थिति में बताया गया है कि जब वस्तु हमारी 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा और आकार क्या होगा? बराबर साइज का होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। तो आरेख देख लेते हैं चल के। ये मैंने वस्तु को रखा है 2F1 पर। कहाँ रखी है? 2F1 पर। तो एक प्रकाश किरण सीधे जाके टकराने के बाद में इसके मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश के केंद्र से होकर इस तरीके से आके A' पर एक दूसरे काटते हैं, तो AB का प्रतिबिंब A', B' मिलेगा। देखो, आकार में दोनों इक्वल हैं और दिशा क्या है इनकी? उल्टी है, मतलब प्रकृति उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन जाता है। चौथी स्थिति देख लेते हैं क्या है। चौथी में दिया गया है कि वस्तु F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? F1 और 2F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में। कहाँ बनेगा? 2F2 से परे, मतलब 2F2 और अनंत के बीच में। और विवर्धित मतलब काफ़ी बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काफ़ी बड़ा। प्रकृति वास्तविक और उल्टा। ठीक, इसी तरीके से ये बन जाएगा। चलते हैं इसकी स्थिति देख लेते हैं आरेख में। वस्तु को मैंने AB वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रख दिया।
इसकी सीधी किरण जाके टकराने के बाद में F1 से होकर निकल गई, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे A डैश पर काटती है। तो देखो 2F2 के बाहर आ गया, ये प्रतिबिंब कहाँ आ गया, 2F2 के बाहर आ गया। और देखो दिशा उल्टी है, ये ऊपर की ओर इसका सर है, इसका नीचे की ओर, और इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, वस्तु को कहाँ रखा है, 2F1 और F1 के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 के बाद, 2F2 के बाद में क्या होता है, अनंत होता है, 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है। ठीक है, एक एक करके स्थितियाँ समझते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, फिफ्थ, जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे, मुख्य फोकस मतलब F1 पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा जाके, अनंत पर। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। ठीक, कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। चलिए देख लेते हैं पांचवी स्थिति में। ये वस्तु को मैंने F1 पे रख दिया, ये भी वस्तु रखी हुई है F1 पे। इसकी किरण जाने के बाद F2 से होकर गुजर जाती है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। अब ये आगे कहाँ तक जा रही हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहाँ पे काटेंगी जाके, जहाँ कहीं अनंत में काटेंगी वहाँ पे इनका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ओके, समझ में आ गई बात, कैसा बनेगा। इसको हम लोग डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, ये प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनेगा और काफ़ी दूर जाके बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगली स्थिति क्या है। अगली स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा गया है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, O और F1 के बीच में की ओर वस्तु को रख दिया गया है, और बिंब, जिस ओर बिंब है लेंस की ओर, और प्रतिबिंब किधर बनेगा, जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। उसी ओर बनने का मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा विवर्धित मतलब काफ़ी बड़ा बनेगा। और जब उसी ओर बनेगा, चूँकि इसमें अपवर्तन है इसलिए कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, और अपनी ही साइड में है सीधा हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। फिर से एक बार, ये एक स्पेशल सिचुएशन है उत्तल लेंस में। जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब लेंस की साइड में ही बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है, और प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उसकी प्रकृति आभासी होती है और सीधा होता है। ठीक है, इस तरीके से इस स्थिति को ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसका किरण आरेख क्या है। ये कोई वस्तु रखी हुई है AB। ठीक है, ये भी वस्तु है, इसकी एक प्रकाश किरण यहाँ से जाके और इधर से सीधे F2 से होकर निकल जाती है, लेकिन इसकी एक आभासी किरण पीछे जाके इस तरीके से चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वो पीछे जाके इस तरीके से एक दूसरे को A डैश पर काटते हैं। A डैश पर देखो बिल्कुल AB के जैसा एक वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जो बिल्कुल देखो AB से बड़ा है, बिल्कुल सीधा है, और कैसा है, चूँकि जाती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए आभासी है। ठीक है, इस स्थिति को विशेषतया समझ लिए। देखो वस्तु को कहाँ रखा गया है, AB, ये रखा है F1 और O के बीच, ये O है और ये F1 है, यहाँ पर रखा है। ये टकराने के बाद वापस जाती हुई प्रतीत होती है, ये टकराने के बाद पीछे जाती है, A डैश पे काटते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। ये कैसा है, काफ़ी बड़ा है, सीधा है और आभासी है। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिएगा। और ध्यान रहे उत्तल लेंस ही हमारी आँखों में भी प्रयुक्त होता है। ठीक, इस तरीके से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। ठीक है, पहला रूल दिया गया आपका कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए अनुसार लेंस की उसी ओर मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि बिंब मतलब वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। ठीक है, इसको आइए समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ये फिगर दिया गया, इन्होंने कहा अगर कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष इसके समांतर आ रही, तो ये अपवर्तन के पश्चात ये इस तरीके से बाहर निकल जाती है। ये तो रूल है, लेकिन
क्या होती है, ये इसकी एक आभासी किरण उसी ओर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये कहता है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का पहला रूल। ठीक है, क्या बताता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो उसकी अपवर्तन के पश्चात वो किरण उसी ओर मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसका दूसरा रूल देख लेते हैं। क्या है दूसरा रूल? दिया गया है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। बिल्कुल सेम बात कही गई है। क्या कहा? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, और इस तरीके से ये बाहर की ओर निकल गई। इन्होंने कहा अगर ये प्रकाश किरण इसकी आभासी किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, अगर इसकी आभासी किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो ये किरण इसके समांतर होगी। ठीक है, ये कन्फर्म है। उसके बाद में इसका थर्ड रूल देखते हैं क्या दिया गया है। थर्ड रूल में कहा गया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। बिल्कुल उसी का रूल जो अवतल लेंस पर था वही अवतल लेंस। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ठीक है, बिल्कुल बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक, ये तो सेम रूल है। फिर से समझ लीजिए एक बार कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है। ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अवतल लेंस द्वारा किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें केवल दो ही स्थितियाँ होती हैं, बिल्कुल अपोजिट समझ लीजिए जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था दर्पण में। दर्पण में अवतल लेंस अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियाँ थीं और उत्तल दर्पण द्वारा 2 स्थितियाँ थीं, जिसका जस्ट अपोजिट इसमें उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियाँ हैं और अवतल लेंस द्वारा केवल 2 स्थितियाँ हैं। तो पहली स्थिति देख लेते हैं, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस F1 पर। कहाँ बनेगा? फोकस F1 पर, और अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। फिर से समझिए, वस्तु अनंत पर रखी है, प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका। वस्तु को हमने कहाँ रखा? इधर कहीं अनंत पे रखी हुई है। कहाँ रखी? इधर कहीं अनंत पे रखी हुई। सीधे किरण प्रकाश किरणें जा रही हैं, जाने के बाद टकराने के पश्चात बाहर की ओर निकल जाती हैं, लेकिन इनकी आभासी किरणें F1 पर आके काटती हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F1 पर बनता है, छोटा बनता है, ठीक है, और आभासी बनता है। क्यों? क्योंकि ये किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, जा तो बाहर की ओर रही हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा रूल देखते हैं इन्होंने। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी, अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच। डायरेक्टली कहाँ? अनंत से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी जब रखेंगे तो कहाँ बनेगा? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब छोटा रहेगा और आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। कैसा रहेगा? आभासी और सीधा रहेगा। देख लेते हैं दूसरी स्थिति। वस्तु को हमने रखा AB को 2F1 और F1 के बीच में। इसकी प्रकाश किरण इस तरीके से गई, बाहर की ओर निकल गई, लेकिन इसकी आभासी किरण इस तरीके से वापस। ये दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से गई और ये वापस की ओर जाती है। इन्होंने एक दूसरे कहाँ पे काटा? A डैश पे काटा। तो इसका AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश ये मिल रहा है यहाँ पे। और ये देखो बिल्कुल सीधा है, आभासी है और क्या, वस्तु से छोटा है। इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या गया? लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उसके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। चिन्ह परिपाटी सेम रूल है जो दर्पणों में प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, केवल इसमें इतना सा डिफरेंस है, उसमें ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव, और इसमें क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, इसमें सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। तो चिन्ह परिपाटी को लिखने की दोबारा से कोई ज़रूरत नहीं। लेंस का सूत्र क्या होता है? दर्पण में मैंने बताया था, सूत्र होता है 1 बराबर V 1/V + 1/U = 1/F। ये बताया था।
इसमें और इसमें केवल छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें केवल माइनस लग जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। केवल इतना सा डिफरेंस है, उधर प्लस होता था इधर माइनस होगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। b प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f मुख्य फोकस दूरी है। ठीक है, सेम स्थितियाँ हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में आवर्धन देख लेते हैं। आवर्धन भी वही है बिल्कुल, थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। आवर्धन क्या होता है कि जो वस्तु प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा है, क्या आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा है। ठीक है, तो इसको लिए m बराबर फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिख देते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से लिख देते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या हो जाएगा m बराबर b/u, ये भी फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सेम है। प्रतिबिंब में जो आवर्धन है वो भी बिल्कुल इक्वल ही होता है। ठीक है, उसके बाद लेंस की क्षमता, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये वहाँ पे नहीं थे। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, अर्थात मैंने पहले बताया था कि लेंस जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है और अवतल लेंस होता है वो अपसारी प्रकृति का होता है। कैसे बताया था कि जैसे ये उत्तल लेंस है आपका, यहाँ कोई प्रकाश किरण आएगी तो एक बिंदु प्रकाश को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। सारा प्रकाश कहाँ इकट्ठित करती है, एक जगह पे करने की कोशिश करती है, इसीलिए इसको अभिसारी बोलते हैं। क्योंकि अवतल लेंस होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैलाता है, क्या करता है, फैलाने की कोशिश करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अपसारी। तो यही जो क्षमता जिस लेंस में जितनी ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। और ये क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, मतलब उसका उल्टा होती है। जिसकी फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी उसकी ये क्षमता उतनी ही कम होगी, और जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ठीक है, P बराबर 1/f। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या किस में मापते हैं, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। D से व्यक्त करते हैं, D फॉर डायोप्टर। और दिया गया एक डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, 1/मीटर। ये हो गई लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। ठीक है, और उसके बाद में आगे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। एक डायोप्टर जो होता है उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, एक डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रिमेंबर करना है, याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है कि अनेक प्रकाशिकी यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट करने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। जैसे कई सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी कई सारे यंत्र बनाए जाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा लेंस यूज किए जाते हैं और उनकी जो क्षमता होती है वो सभी लेंसों की क्षमता का योग होता है। अर्थात जिस सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी या निकटदर्शी में जितने ज़्यादा लेंस लगे होंगे उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो तुल्य क्षमता होती है वो सभी का योग होती है। इसीलिए कई सारे लेंस लगा के ऐसी दूरदर्शी बना ली गई जो जिन्हें खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, तारों तक को देख लिया गया यहाँ से बैठ के। ठीक है, इतनी सूक्ष्मदर्शी बना ली गई हैं, माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब इस लेंसों का ही कमाल है। ठीक है,
इसके साथ ही ये चैप्टर आपका प्रकाश यहीं पे संपन्न होता है। फिर मिलेंगे नए चैप्टर में। सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करें। ठीक है, मैं इसी तरीके से नए नए वीडियो लाता रहूँगा। पूरी साइंस पढ़ाऊँगा ऑनलाइन। ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।